गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आज। ठीक है, तो राइज ऑफ द नेशनलिज्म के जो 4 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कवर, और हम डिस्कस करेंगे आज 5th में। और इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें यूनिफिकेशन ऑफ द जर्म हाँ ऑफ द जर्मनी। नाउ स्टार्ट करते हैं। अभी तक का जो रहा सफ़र, उसमें आपने जो भी सीखा कि कैसे मेजर जो मूवमेंट्स हुए जर्मनी में, और मूवमेंट्स के साथ साथ जो हार्डशिप, हंगर एंड पॉपुलर जो रिवॉल्ट्स हुए थे उनके बारे में हमने, कृषक जो किसानों का विद्रोह था उसको देखा था, और रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की बात उसको हमने समझा था डिटेल में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चेंजिंग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी की बात करें तो इतना उतार चढ़ाव 1848 के बाद यूरोप में हमने देखा कि कैसे नेशनलिज्म का लोगों में जो है पॉपुलराइजेशन हो रहा है, या लोग उसमें जो रिवोल्यूशन हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो वहाँ का डेमोक्रेसी है, कि कैसे उसका एक दूसरे से अलगाव हो रहा है। ठीक है, रा, राज्य में क्या हो रहा था कि सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो भी कंजर्वेटिव हुआ करते थे, रूढ़वादी हुआ करते थे, अक्सर राष्ट्रवादियों के साथ मिलके नेशनलिज्म की जो भावनाओं को इस्तेमाल करने लगे थे। उन्हीं के उन्हीं की भाषा के आधार पर, उन्हीं के सुझावों के आधार पर, उन्हीं की जो मानसिकता के आधार पर आगे बढ़ते थे, और एक दूसरे राज्य को जीतने की, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का फंडा देख लिया था राजाओं ने। ऐसे उदारवादियों का उपयोग करने लगे थे। लेकिन इस प्रक्रिया में जर्मनी और इटली दो एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। कैसे? जैसा आपने देखा था कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं हुआ करती थी, जो नेशनल फीलिंग्स हुआ करती थी, वो मिडिल क्लास में जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, है ना, काफ़ी व्याप्त थी, काफ़ी उनके अंदर थी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। और राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी जो पहल हुआ करती थी, वो राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था, जो फ्रैंकफर्ट, जो सेंट पॉल चर्च में हमने देखा था, डिस्कस किया था 4th लेक्चर में। इसी तरह से प्रशा ने क्या किया था, इसके बाद जो भूस्वामी हुआ, जंकर्स हुआ करते थे, उनका समर्थन किया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय जो है एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। इसके जो राष्ट्रीय एकीकरण का जो हेड हुआ करता था, 1848 द लिबरल्स अटेम्प्ट टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये भी देखा था आपने कि राष्ट्रवादी लोग क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप करने की बात कर रहे थे कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली सेटअप करने की बात की जा रही थी। इसी के साथ फ्रैंकफर्ट वाला जो हमने देखा था सरप्राइज, जो वहाँ पर मिलिट्री और जंकर्स के साथ आके लोगों ने कैसे लिबरल के जो लिबरल्स लोगों का जो मसौदा हुआ करता था उसको दबा दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखते रहिएगा, ठीक है, जंकर्स के साथ मोनार्की के उससे कैसे फ्रैंकफर्ट के उसमें ये उसकी संसद हुआ करती थी, कैसे उसमें दबा दिया गया था। लेकिन नाम भी पूछ लिया जाता है आपके एमसीक्यू वाले उसमें, है ना, याद रखिएगा। यूरोप की संसद जो हुआ करती थी उसमें, या पेरिस, तो फ्रैंकफर्ट हुआ करती थी, है ना। आफ्टर द फेलियर ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली, जो जर्मनी की जो नेशनल असेंबली थी फ्रैंकफर्ट वाली, जब फेल हो गई,
तो उसी समय चीफ मिनिस्टर यानी पर्शियन चीफ मिनिस्टर जो थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ऑटोमन ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये बिस्मार्क जी हैं, ऑटोमन बिस्मार्क। इन्होंने क्या किया, जो कमान संभाली जर्मनी के यूनिफिकेशन की। इन्होंने एक शपथ ली कि हम जब तक जर्मनी को यूनाइट नहीं कर देंगे तब तक हम चैन नींद त्याग देंगे, है ना। वैसे आप लोगों से शपथ लीजिए, जब तक अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तब तक आप ना ज़्यादा सोएंगे, ना ज़्यादा घूमेंगे, ना ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे, ठीक है। नाउ प्रशा की सेना और जितने भी वहाँ के नौकर थे सभी की मदद ली, और इसीलिए मदद के साथ 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत मिली। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया से लड़ा, डेनमार्क से लड़ा और फ्रांस से लड़ा। तीनों में ऑटोमन बिस्मार्क के उसमें जीत मिली और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और इसीलिए जब सबसे जो पहले कमान जो जर्मनी के यूनिफिकेशन की थी वो ऑटोमन बिस्मार्क ने संभाली थी, इसीलिए बिस्मार्क साहब को वहाँ का जो जनक या फादर ऑफ द यूनिफिकेशन जो कहा जाता है जर्मनी का, वो किसे कहा जाता है? ऑटोमन बिस्मार्क को। तो ऑटोमन, याद रखना, ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है ना। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा तुम्हारे, ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण का जनक, है ना, किसे कहा जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क को, है ना, बिस्मार्क को, है ना। याद रखिएगा इस चीज को। तो इसमें इन्होंने कितने 7 सालों में कितने, ठीक है। फिर इसके बाद द प्लान टू बी यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट से, यानी नौकर हुआ करते थे, नौकर लोग हुआ करते थे, मतलब सरकारी उसमें जो हुआ करते थे, जो प्लान करते थे, और जो आर्मी हुआ करती थी, उसके साथ मिलके इन लोगों ने क्या किया कि 3 युद्ध जीते 7 सालों में। 7 सालों में कौन कौन से? इन्होंने फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को 7 सालों में जीत लिया, 3 युद्ध कंडक्ट किए, और इसी से शुरू हो गई यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड द प्रोसेस कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग्स ऑफ द केसर विलियम फर्स्ट एज अ किंग ऑफ जर्मनी। अब इसी के साथ इन लोगों ने क्या किया, थोड़ी हम हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड में सब कुछ नहीं लिखते हैं। अगर हम सब कुछ लिख देंगे तो स्लाइड्स बहुत हो जाएंगी, बोरिंग, है ना। तो आप कहानी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मतलब जो हम आपको बता रहे हैं उस पे, ऐसा मत सुन के चले जाइएगा, ठीक है, प्रसाद लेके, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को ध्यान रखिए। जब 3 को जीत लिया प्रशा ने, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को, इसी के साथ एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। कब? याद रखिए, कब की बात की हमने? 1871, है ना। जनवरी 1871 में केसर विलियम प्रथम को यहाँ का किंग घोषित कर दिया गया। इसी के साथ, ठीक है, 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंड हुआ करती थी वहां पर, और जर्मनी राज्यों के जो राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री, कौन मंत्री? ऑटोमन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वायसराय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसे हॉल ऑफ द मिरर्स के नाम से जानते थे, है ना। कौन सा? हॉल ऑफ द मिरर्स। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, ये देखिए, इसकी बात कर रहे हैं हम, हॉल ऑफ द मिरर्स की, ठीक है। नाउ वापस आते हैं हम अपने उस पे, ठीक है। तो हॉल ऑफ द मिरर्स में बैठक आयोजित की गई,
सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने राज्य की जो शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। जो प्रभुत्व था सबसे ज्यादा जो प्रशा के लोग, प्रशा की आर्मी और प्रशा के सेना, जो प्रशा के चीफ मिनिस्टर वॉन ऑटोमन बिस्मार्क। इसीलिए बिस्मार्क को जो है इंडियन बिस्मार्क किसे कहते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है कि उन्होंने भी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को क्या किया था, जब स्वतंत्र हुए तो उनको एक साथ इंडिया के साथ मिलाया था, है ना। तो इसीलिए जो ऑटोमन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन की शुरुआत की थी और जर्मनी के जनक भी माने जाते थे। ठीक, नए राज्य में जर्मनी में क्या हुआ कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पर्शिया पूरा, ठीक है, और फिर ये पूरा पर्शियन टेरिटरी, यहाँ पर अदर जर्मन स्टेट्स, जी जो पर्शियन टेरिटरी जिसमें आपको ये लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, और जो ब्लैंक दिख रही है अदर टेरिटरी को जिसको जीता गया, और जर्मन बाउंड्री आप रेड उसमें जर्मन बाउंड्री को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या ये पूरा जर्मन बन गया, है ना। यूनिफिकेशन ऑफ यूनिफाइड जर्मनी इन 1871 की। नाउ विलियम केसर प्रथम कौन थे? विलियम केसर प्रथम को क्योंकि यहाँ का राजा बनाया गया था, विलियम सेकेंड वॉज द लास्ट जर्मन एम्परर, ठीक है। ये क्या थे, काइजर हुआ करते थे, लास्ट जर्मन एम्पायर हुआ करते थे, जिसे हम काइजर बोलते हैं वहाँ की भाषा में, ठीक है। जर्मन एम्परर हुआ करते थे, किंग ऑफ द पर्शिया के, ठीक है, रूलिंग द जर्मन एम्पायर एंड किंगडम ऑफ द पर्शिया फ्रॉम 15 जून टू 1888, 15 जून 1888 से 9 नवंबर 1918 तक, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूली फॉर्म्ड जर्मन अ लॉट ऑफ एम्फेसिस, बहुत से इन्होंने काम किए थे वहां पर, वॉज कौन कौन से, इन्होंने क्या किया था, वहां की जो करेंसी थी, ये विलियम प्रथम द्वितीय हैं, ठीक है, ये वहां के लास्ट काइजर या राजा हुआ करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया था, और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उनकी कार्रवाई काफी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बन गई थी, है ना। इस मॉडल ये से यूनिफिकेशन शुरुआत होती है, और ये छोटी सी जो कहानी थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, आप इस मैप को ध्यान रखिएगा, और आप जब एग्जाम में बनाइएगा अगर आए तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि बेहतर आपको मार्क्स दिलाने में सहायता करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन, मतलब एकीकरण की बात की गई, और ये वहाँ का जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, जिसे एक काइजर और पर्शियन सेना के मुख्य जो कमांडर यहाँ आप देख पा रहे हैं इस इमेज में आमने सामने हैं, और जर्मन वॉन रून खड़े हैं, इसके पास कौन है, वॉरून, ये जो उसमें है, और बिस्मार्क भी साथ में है। इसमें ये जो इमेज है वो 1885 में बिस्मार्क के 17वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट दी गई थी, है ना। उसी की एक इमेज की यहाँ पर लगाई गई है, मिरर हॉल ऑफ द मिरर्स, जो जर्मनी का है, जहाँ पर जर्मनी की एकीकरण की घोषणा की गई थी, है ना। तो जर्मनी के एकीकरण की बात की गई, और इसी तरह से आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट उसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे, और इटली, ब्रिटेन, और उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर